क्रैब साइकिल को याद किस तरह करें? देखिए, ये काफ़ी मुश्किल जो है वो है, कॉम्प्लेक्स है, बट मैंने इसको इतना ईज़ी करके और इतना ईज़ी ट्रिक से समझाना है आपको कि आप इजीली एमकेट के लिए याद रख सकते हैं। देखो, क्रैब साइकिल को जो हम कहते हैं ना, वो हम टीसीए भी कह सकते हैं, यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, और हम इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, दो नाम है इसके ना क्रैब साइकिल के। और याद रखेंगे, क्रैब साइकिल जो है वो केल्विन बेंजिल साइकिल नहीं होता, सही है ना। कुछ लोग इस केल्विन बेंजिल साइकिल और क्रैब साइकिल को कंबाइन कर लेते हैं, लेकिन ये गलत है बिल्कुल। क्रैब साइकिल अलग है और केल्विन बेंजिल साइकिल एक अलग है। ठीक है, अब देखो, ये जो है ना, आपको तो पहले नाम इस तरह याद रखने हैं: एसिटाइल को ए सिट्रेट, सिस एकोनेट, आइसोसिट्रेट। ये देखो, जितने भी ना अल्फ़ा कैटोग्लोटरेट, ये जितने भी आपको ये लाइन से नाम है ना, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है ना, ये बहुत इजी हैं। जब आप ये एक दफ़ा चार्ट बनाएंगे तो खुद ब खुद याद हो जाएंगे। बट इसको तरतीब से किस तरह याद रखना है, उसके लिए मैं एक ट्रिक लाया हूँ आपके लिए। वो ये है कि आपको एक लाइन याद करनी पड़ेगी, वो आपके सामने मौजूद है। वो है कि क्रिकेट कोच, नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर, क्रिकेट कोच इंडिया अपॉइंट्स स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस। ये लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी। अब इसका मतलब समझाता हूँ कि क्रिकेट कोच, इंडिया के क्रिकेट कोच ने एक स्मार्ट स्टाफ को जो है वो रखा, ठीक है, फॉर मेन ऑफिस, अपने मेन ऑफिस के लिए एक स्मार्ट स्टाफ को रखा क्रिकेट कोच, इंडिया के क्रिकेट कोच ने। तो ये आपने लाइन याद रख ली। अब इसी तरीके से यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट पहले आ रहे हैं ना, उस तरीके से वहाँ भी वो अल्फ़ाबेट पहले आएंगे। तो यहाँ मैं आपको बताऊँ, देखो यहाँ पर सी यानी कि फॉर क्रिकेट, सिट्रेट आ रहा है पहला, कोच यानी कि सिस एकोनेट, इंडिया आई आ गया, अपॉइंट्स, तो अपॉइंट्स जो आता है वो बेसिकली आप यहाँ देख सकते हैं, स्मार्ट का एज यहाँ पर आ गया, और अपॉइंट्स ए जो है ना, ए शो करता है अल्फ़ा को। देखो ये रहा, तो ये जो है बेसिकली साइन है किसका, अल्फ़ा का। तो अल्फ़ा का ये साइन है और ए जो है वो अल्फ़ा को शो करता है। तो आपको याद रखना कि यहाँ पर अल्फ़ा कैटोग्लूटेरेट आ जाएगा अपॉइंट्स में। अब यहाँ क्या है, स्मार्ट का आपको पता है सुसिनाइल, स्टाफ का यह आ गया सुसिनेट, फॉर फुमेरेट, मेन मैलेट, ऑफिस ऑक्सिली एसिटेट, और वो एसिटाइलकोलिन दोबारा रिपीट हो रहा है ये प्रोसेस। ठीक है, तो ये लाइन की मदद से आप पूरा प्रोसेस ये याद कर सकते हैं, क्रैब साइकिल। अब बात करते हैं ज़रा थोड़े से ये जो प्रोड्यूस हो रहे हैं इसके, ये किस तरह प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, तो देखो, अक्सर जो है वो बच्चों को पता नहीं होता है क्रैब साइकिल की शुरुआत कहाँ से होती है। तो देखो, जो ये स्टार्टिंग है ना क्रैब साइकिल, ये मतलब होता क्यों है। देखो, आपने ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस तो पढ़ा होगा, ठीक है, जो कि ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट के अंदर क्या हो जाता है, पायरुवेट के अंदर आ जाता है पूरा ना। तो पायरुवेट प्रोसेस के बाद ही जो होता है वो ये क्रैब साइकिल का प्रोसेस स्टार्ट होता है ये। ठीक है, मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा है ग्लूकोज पायरुवेट, फिर एरो डाल के एसिटाइल को। तो ग्लूकोलाइसिस के प्रोसेस के बाद ही क्रैब साइकिल का प्रोसेस स्टार्ट होता है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक, एक पॉइंट तो क्लियर हो गया एमसीक्यूज़ का। अब देखो, यहाँ पर जो मैं बता रहा था वो ये बता रहा था कि आपको ये रिलीज़ जो हो रहे हैं यहाँ पर NADH, FADH, ये किस तरह याद करें। तो ये तो मैंने आपको बता दिया किस तरह याद करें। अब ये देखते हैं किस तरह याद करें। देखो, अब हमें पहले मैं देखता हूँ NADH को, देखता हूँ भाई ये किस तरह मतलब किस तरह याद करें कि रिलीज़ हो रहा है ये। तो देखो भाई, आपको इस वर्ड के अंदर एन को तलाश करना है। ठीक है, तो देखो क्रिकेट के अंदर एन तो आ नहीं रहा, सिंपल, तो उसको छोड़ देंगे ऐसे ही। कोच के अंदर भी एन नहीं आ रहा है, इसको भी छोड़ देंगे। इंडिया के अंदर एन आ रहा है, तो इसका मतलब जहाँ जहाँ एन आएगा ना, वहाँ NADH रिलीज़ होगा। तो एन यहाँ पर आ गया, NADH रिलीज़ हो गया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इसके साथ रिलीज़ हो गई। अब यहाँ देखो, अपॉइंट्स के अंदर एन आया तो यहाँ भी NADH रिलीज़ हुआ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो, यहाँ पर स्मार्ट के अंदर तो एन नहीं आ रहा है, इट्स मीन नहीं होगा इसके अंदर कोई भी NADH रिलीज़। यहाँ पर होगा क्या, ATP रिलीज़ हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, जब NADH नहीं होगा तो ATP रिलीज़ हो जाएगा इसके बाद। अब देखो, यहाँ FADH हम किस तरह याद रखेंगे, स्टाफ के अंदर डबल F आ रहा है, तो जब डबल F आ रहा है तो हमने क्या किया, FADH यहाँ पर रिलीज़ हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पर जो आ रहा है वो N आ रहा है। देखो, 4 में तो N नहीं आ रहा ना, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी कुछ भी रिलीज़ नहीं होगा। मेन के अंदर N आ रहा है, सही है, तो भाई मेन के अंदर जब N आ रहा है तो NADH भी तो रिलीज़ होगा, तो यहाँ पर देखो रिलीज़ करा दिया। अब यहाँ देखो, ऑफिस के अंदर तो N नहीं आ रहा ना, तो भैया जब N नहीं आ रहा तो हमें NADH रिलीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल। तो अब देखो, ये आपको ये भी याद होगा कि भाई रिलीजेशन का किस तरह याद रखना। ये जो मैंने बनाया है ना, ये चीज़,
ये चीज़ इतने मज़े की मैंने आपको बनाई है, आप क्या याद करेंगे। मैंने हर एक एक चीज़ को पॉइंट के मद्देनज़र देखते हुए ये अल्फ़ाबेट यहाँ पर लगाया। बस इस लाइन को आपको याद रखना है तो ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा क्रेब्स साइकिल आपको याद हो जाएगा। अब एमसीक्यूज़ में यही आना है भाई, एम कैट ई कैट एम कैट के अंदर यही आता है कि भाई आप ये बताएं कि भैया जो आइसोसिट्रेट है, आइसोसिट्रेट के बाद कौन सा जो है वो प्रोसेस आएगा, तो आप बता देंगे कि भैया आइसोसिट्रेट के बाद अल्फ़ा गेटोकोटेरेट आ जाएगा। अब ये आएगा कि भैया कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि बताएं FADH किधर रिलीज़ होगा, किन दो नेम के दरमियान यहाँ पर आ जाएगा, किन दो नेम के दरमियान होगा, तो आपका नाम आ जाएगा। सिंपल आप बता देंगे फुमेरेट और सुसिनेट के दरमियान FADH रिलीज़ होगा, क्योंकि आपको पता होगा ये पूरे चार्ट के ज़रिए ना, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ देखो एंजाइम के बारे में बहुत कुछ आता है पेपर में। प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है, होलो एंजाइम होता है, तो एक ऑर्गेनिक पार्ट होता है इसका और इनऑर्गेनिक पार्ट होता है प्रोस्टेटिक ग्रुप का। ऑर्गेनिक पार्ट जो होता है वो कोएंजाइम कहलाता है और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर कहलाता है। एमसीक्यूज़ में किस तरह आएगा, एमसीक्यूज़ में आएगा कि प्रोस्टेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक पार्ट विच इज़ ऑर्गेनिक पार्ट, इस तरह आ जाएगा और ऑप्शन दे दी जाएंगे। तो ऑर्गेनिक पार्ट इट इज़ अ कोएंजाइम ऑफ प्रोस्टेटिक ग्रुप। अब होलो एंजाइम की बात करते हैं तो होलो एंजाइम का एक प्रोटीन पार्ट होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। तो प्रोटीन पार्ट जो होता है ना वो ओपन एंजाइम कहलाता है। अब एमसीक्यूज़ में आएगा कि होलो एंजाइम विथ प्रोटीन पार्ट इज़ कॉल्ड ओपन एंजाइम। ठीक है, ये आपको चार्ट याद रखना है। ब्रेक डाउन ऑफ पायरोविक एसिड के बारे में बात करते हैं तो ब्रेक डाउन ऑफ पायरोविक एसिड, जब पायरोविक एसिड टूटता है ना उसके नतीजे में तीन चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और तीसरी क्रेब्स साइकिल, जो अभी हमने पढ़ा है। तो ये तीन नाम आपको याद रखना है, ये एमसीक्यूज़ में आएंगे। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन दोनों जो होती हैं वो एनारोबिक कंडीशन में होती हैं। एनारोबिक से मुराद जहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, सही है, यहाँ जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं हो। और एरोबिक कंडीशन जो होती है वो क्रेब्स साइकिल के अंदर होती है। एरोबिक का मतलब यही होता है कि जहाँ पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही हो, जहाँ पर ऑक्सीजन की नीड हो, ज़रूरत हो, रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, तो तीन चीज़ें आपको ये याद रखनी है। अब देखो यहाँ पर हाइपोथायरॉयडिज्म, अभी जो हमने सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर याद रखनी है एमसीक्यूज़ के हवाले से कि हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब वही होता है लो लेवल ऑफ थायराइड ग्लैंड हार्मोन। और माइक्सेडीमिया एक बीमारी होती है जो कि मैंने आपको बताया था कि लो लेवल ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से होती है बॉडी के अंदर। तो ये जो मैक्सेडीमा होती है ना वो एडल्ट एज के अंदर होती है, यानी कि अगर कोई इंसान की मैं बात करूं तो इंसान 50-60 साल की उम्र में जब पहुंच जाएगा तो वो अडल्ट एज कहलाएगी। तो 40-50 साल के एज में जाके जो होती है वो मैक्सेडीमा कहलाती है बीमारी वो वाली। और क्रेटिनिज़म जो होती है वो अर्ली एज में होती है, यानी कि जो चिल्ड्रन वगैरह को जो बीमारी हो रही होती है लो लेवल ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से, उस बीमारी को हम कहते हैं अर्ली एज के अंदर क्रेटिनिज़म हो रहा है इसके अंदर। सही है, तो ये दो चीज़ें बड़ी आपको घुमा सकते हैं एमकेट के अंदर। पूछ लिया जाएगा कि लो लेवल ऑफ थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन एडल्ट एज डेट डिजीज इज कॉल्ड, तो आपका आंसर होगा मैक्सेडीमा। और अगर अर्ली एज लगा दिया जाए एडल्ट एज की तरह तो क्रेटिनिज़म आपका आंसर होगा। गायोटर आपको पता है, गायोटर गले के अंदर ये जो आप देख रहे हैं नेक आपकी जो होती है वो मोटी हो जाती है, क्योंकि लो इनटेक ऑफ आयोडीन आप अपनी बॉडी के अंदर ले रहे होते हैं। आयोडीन की कमी की वजह से जो होती है वो गायोटर हो सकता है इधर आपकी ये। अच्छा, यहाँ बीच में जो होता है ना वो थायराइड ग्लैंड होता है, इधर ही थायराइड ग्लैंड होता है। और जब ये मोटा हो जाता है इस तरीके से तो उसको हम गायोटर कहते हैं एक अलग वर्ड में।